हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का जो लेसन चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस लेसन में हम लोगों ने कल के डेट में एड्स टॉपिक स्टार्ट किया था। आप लोग को पता होगा, एड्स टॉपिक को आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा होगा तो आप लोग को समझ में आया भी होगा एड्स के केसेस में क्या होता है, कौन सा वायरस एड्स को कॉज करता है और एड्स में आपके क्या सिम्टम्स होते हैं वो भी आज मैं बताऊंगा उसको, ठीक ना। लेकिन इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो भी आपको बताया है वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वही एड्स ही है, जिसको मैं जो कुछ बाकी था उसको मैं आज कंप्लीट करूंगा, ठीक ना। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम इस टॉपिक में स्टडी किया था वो था कि एड्स जो है वो अगर किसी पर्सन के बॉडी में एड्स का वायरस इंटर करता है तो सबसे पहले उसके बॉडी की किस सेल को अफेक्ट करता है वो मैंने आपको बताया था। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे पहले किस सेल को अफेक्ट करता है। याद होगा? नहीं याद है तो याद रखिए, जो सबसे पहले जिस सेल को एड्स का वायरस अफेक्ट करता है उस सेल का नेम होता है मैक्रोफेज। जिस सेल को वो अफेक्ट करता है उस सेल का नेम क्या होता है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को सबसे पहले एड्स का वायरस अफेक्ट करता है। और जैसे ही एड्स का वायरस मैक्रोफेज को अफेक्ट करता है, क्या कंडीशन बनते हैं, किस तरीके से अफेक्ट करता है, वो आज हम लोग को जानना है। तो चलिए जाने। सबसे पहले मान लीजिए कि ये मैक्रोफेज सेल है। यह मैक्रोफेज सेल है। देखिए, इसको थोड़ा इरेज करके अच्छे से बना दिया जाए ना। देखिए, यह मैक्रोफेज सेल है, ठीक ना। तो सबसे पहले यह मैक्रोफेज सेल पर आकर वायरस अटैक करता है। अटैक करने के बाद आप लोग अपने बुक में भी डायग्राम देख रहे होंगे अपने आरएनए, क्योंकि आप सबको पता है कि वायरस की सेल किसी सेल के अंदर इंटर नहीं करती है। वह वायरस क्या करता है? अपने जेनेटिक मटेरियल को किसी सेल के अंदर रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। तो क्या रिलीज किया है इसने? अपने जीनोम को। और इसका जीनोम क्या है तो आप सबको पता है, कल ही मैंने बताया था आरएनए। इसका जीनोम क्या है? आरएनए। कल के डेट में मैंने आपको बताया तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो जान लीजिए कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। अब जैसे ये आरएनए इंटर कर गया वायरस का, अब यह आरएनए के पास, इस आरएनए के पास एंजाइम होगा। बच्चों को मेरे पता होगा कौन सा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो एंजाइम प्रेजेंट होता है इस वायरस के पास, उसका नाम क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है आरएनए से किसका फॉर्मेशन कराता है? डीएनए का। किसका फॉर्मेशन कराता है? डीएनए का। अब यह डीएनए क्या करता है कि यह होस्ट के सेल, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी की सेल के डीएनए के साथ जाकर यह डीएनए आकर यहां पर जुड़ जाता है। यह डीएनए वायरस का आकर यहां पर जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद ये अपने अनुसार इस डीएनए से वर्क कराता है अपना। सबको पता है कि वायरस की बॉडी 2 कंपोनेंट से मेडअप है। किससे बेटा? तो आप सबको पता होगा, एक है न्यूक्लिक एसिड, एक जो है आपका न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा जो होता है प्रोटीन। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन। तो यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों को यहां से बनवाने के लिए इंफॉर्मेशन देता है। सेल के अंदर वो कंपोनेंट बनने स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स मेनली बात करें तो हम किसका? प्रोटीन का। मेनली बात करें तो किसका? प्रोटीन का। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड भी बनेंगे एज अ जेनेटिक मटेरियल। और जब ये दोनों बन जाएंगे तो आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है। और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। ये मैं आपको बता चुका हूं
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेसन में। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा, क्योंकि वो तो ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को बताया गया है। तो अब ये क्या हो रहा है, आप चलिए इसको समझिए। तो डीएनए ऐड हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग इसका वायरस का प्रोटीन बन गया, आरएनए बनेगा, और जब प्रोटीन आरएनए बन जाएगा तो नया वायरस बनकर तैयार होने लगेगा। क्या हो जाएगा, नया वायरस तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से इस सेल में जब वायरस बन जाएगा तो इस सेल से निकलकर वायरस जो होगा नेक्स्ट सेल में अटैक करेगा। और आपको पता होगा वह कौन सी सेल थी, याद नहीं होगा तो याद रखें उसको अच्छे से बेटा, हेल्पर टी सेल। कौन सी सेल थी, हेल्पर टी सेल। अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बार बुक को भी नोट अच्छे से देख लीजिए, वहां भी दिया है। हेल्पर टी सेल को अटैक करेगा, सेम वही प्रोसेस, वायरस ये इंटर करने के बाद यह अपने जीनोम को रिलीज करेगा, ठीक ना। और जीनोम रिलीज करने के बाद सेम वही प्रोसेस, इसका आरएनए डीएनए बनेगा, डीएनए बनेगा, और फिर यह अपने नंबर को बढ़ाएगा। धीरे धीरे हमारे बॉडी की जो हेल्पर सेल होती है उन सभी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। इसीलिए मैंने बताया था कि एड्स डिजीज को पूरी तरह से बॉडी स्प्रेड होने में अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी 5 to 10 ईयर्स लग जाता है, ये दिया है आपके बुक में। तो ये कंडीशन होता है। तो इसी तरह ये हेल्पर टी सेल को अफेक्ट करता रहता है, और जैसे हेल्पर टी सेल को अफेक्ट कर जाता है, बहुत सारे हेल्पर टी सेल को, तो उसके केसेस से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली जो माइकोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता होगा ट्यूबरकुलोसिस कॉज करते हैं, निमोनिया कॉज होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया, ये सभी जो बैक्टीरिया है ये हमारे बॉडी में इंटर करते हैं और हमें डिजीज कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है या बहुत कम एक्टिव रह पाता है, वीक हो जाता है, सिंपल बात कहें तो ये वायरस इंटर करने लगते। साथ में जो पैरासाइट होते हैं एज ए टैक्सोप्लाज्मा, लिखा है टैक्सोप्लाज्मा नाम का वायरस, यह भी आपके बॉडी में इंटर कर जाता है। और साथ में फंगी एज ए पैरासाइट, ये सभी आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के डिजीज कॉज करना स्टार्ट कर जाते हैं। और इस तरीके से पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होना और ये डिफरेंट टाइप्स के डिजीज हो जाना उस पर्सन के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता है और वह पर्सन के डेथ का कारण बन जाता है। बेटा मेरी बात आपको समझ में आ गई, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं। सबसे पहले एड्स का वायरस जब किसी बॉडी में इंटर करता है, मान लीजिए किसी ह्यूमन बॉडी में इंटर करेगा, तो सबसे पहले जिस सेल को वो अफेक्ट करेगा वो है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में जब वो अपने नंबर को बढ़ा देगा तो अगली जिस सेल को अफेक्ट करेगा वो है हेल्पर टी सेल। और इसके कारण मैंने आगे बताया कि नॉर्मल जो माइक्रोब जिससे हमारी बॉडी को बचाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम वर्क करता है, जब हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करता है, वीक हो जाता है, तो डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये रहा आप लोग का किस तरीके से कोई पर्सन एचआईवी वायरस से जब इन्फेक्टेड होता है तो उसके बॉडी में क्या कंडीशन बनते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम एड्स से प्रिवेंट हो, कैसे हम बचें। ये तो हमारा रहा एड्स का इंफेक्शन, एड्स कैसे इन्फेक्ट करता है किसी बॉडी के अंदर। अब हमें जानना है कि एड्स से प्रिवेंट कैसे हो। तो देखो बेटा, सबसे पहले एड्स का कोई क्योर नहीं है। प्रिवेंशन में आप लोग बताना, प्रिवेंशन टॉपिक जब भी आपको कोई पूछे कि कैसे प्रिवेंट करें, तो सबसे पहले बताना एड्स हैज नो क्योर। एड्स का कोई क्योर नहीं है, एड्स का कोई क्योर नहीं है। ओनली प्रिवेंशन जो है यही ऑप्शन है एड्स से बचने का। याद रखना बेटा, एड्स का कोई क्योर नहीं है। हम लोग कौन सा टॉपिक अब पढ़ रहे हैं, इसी एड्स का लास्ट टॉपिक चल रहा है बेटा, प्रिवेंशन। लास्ट टॉपिक चल रहा है हम लोग का प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन में आपको बता रहा हूं एड्स का कोई क्योर नहीं है।
एड्स से कैसे बचे, तो प्रिवेंशन ही एक ऑप्शन है एड्स से बचने का, ये आप लोग याद रखोगे। अब प्रिवेंशन में किस तरीके का प्रिवेंशन, क्या प्रिवेंशन में करना है, तो सबसे पहला जो प्रिवेंशन है वह है आप लोग का डिस्पोजेबल नीडल का यूज करिए। जो डिस्पोजेबल नीडल आते हैं उसका प्रयोग करिए, न जो कि बहुत ही हॉस्पिटल्स में जो भी क्लिनिक्स होते हैं वहां पर यूज किया जाता है। और डिस्पोजेबल नीडल का यूज करते हैं तो ये एक सेफ है। दूसरा, ब्लड को डोनेट करने से पहले, दूसरा जो है ब्लड को डोनेट करने से पहले उस ब्लड को एक बार चेक कर लिया जाए, ठीक ना, ये एक ऑप्शन है। तीसरा है कि जो ड्रग्स है उसका यूज ना करें, जो इंट्रावेनस ड्रग्स है, क्योंकि इंट्रावेनस ड्रग्स का अगर यूज भी लोग कर रहे हैं तो किसी के साथ शेयर ना करें, सेम नीडल का यूज ना करें, ये एक ऑप्शन है बचने का। और मल्टी पार्टनर के साथ सेक्स ना करें। जो मल्टी पार्टनर के साथ, कई पर्सन के साथ जो सेक्सेस होते हैं, मल्टी पार्टनर, ये कंसेप्ट आपके बुक में दिया मैंने, अभी आपको बताया कि मल्टी पार्टनर के साथ सेक्स ना करें, ये एक क्यों आपका प्रिवेंशन का वे है, ठीक ना। इसके अदरवाइज मैं आपको बता दूं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेको, एक नेको ऑर्गेनाइजेशन है, और आप लोगों ने नाम एक नेको के बारे में तो आप लोगों को, मुझे आशा है कि आपको पता होगा। नेको क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को अवेयर करता है, यह बताता है जो भी ब्लड बैंक में जो ब्लड है उनको सेफ के लिए, कि वो सेफ हो, HIV इंफेक्टेड ना हो, HIV का वायरस ना हो उनमें, उसके लिए डिस्पोजेबल नीडल का यूज करिए, इसके लिए अवेयर कराता है। इसलिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, जो एड्स को कंट्रोल करने के लिए हो, ठीक ना। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। इसके साथ बहुत सारे NGO हैं जो एड्स के कंट्रोल पर वर्क करते हैं, और एड्स डे को हम किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर जो है ये एड्स डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग को याद होगा। क्यों? लोगों को अवेयर करने के लिए एड्स के बारे में, क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते हैं, लोग जानकर भी या अनजान एड्स से सफर करते हैं, तो ये तो गलत बात है। इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं इलीजा टेस्ट के बारे में। इलीजा क्या है, तो यह एक टेस्ट है जो एड्स को जानने के लिए किया जाता है कि एड्स किस, कोई पर्सन एड्स पॉजिटिव तो नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यह आप लोग को याद रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यह आपके एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे आप पूछेगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो मैं यहीं पर अपने वीडियो लेक्चर को एंड कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको कैंसर टॉपिक बताऊंगा। ओके, थैंक यू।